नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। आज हम बात करेंगे अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक और भारत की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां जो हैं एयरटेल और जियो। तो स्टारलिंक का एयरटेल और जियो के साथ उसके नए समझौते के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस डील के कारण स्टारलिंक भारत के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बाजार में बैकडोर एंट्री कर रहा है और वो चाहता है कि भारत में उसकी पकड़ मजबूत हो। बड़ा कंज्यूमर बेस है, इसके लिए वो सीधे भारत सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, बल्कि वो केवल एयरटेल और जियो से ही उसके अनुबंध रहेंगे, उनका एग्रीमेंट रहेगा। और इसलिए ये जो नई डील है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति और सुरक्षा की चिंताओं को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत जैसे विशाल देश में सैटेलाइट इंटरनेट का एक बड़ा बाजार है। पिछले साल तक एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक के भारत में प्रवेश का विरोध किया था, यह हम सब लोग जानते हैं और ये खबरें भी आई थी बार बार। उनका मानना था कि सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए और लाइसेंस फीस देनी चाहिए, जैसे कि सभी सैटेलाइट कंपनीज करती हैं। हालांकि अब इन दोनों कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। क्योंकि ये बात चल रही थी कि एलन मस्क भारत में आएंगे कि नहीं, ये इसकी शुरुआत हो गई है। इससे उसके ग्राहकों को उन्नत सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिल सकेगी, ऐसा उनका मानना है। एयरटेल और स्पेसएक्स के बीच जो समझौते के तहत एयरटेल अपने रिटेल आउटलेट में स्टारलिंक उपकरण बेचेगा और व्यवसायों को हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान भी करेगा। इस तरह जियो भी, जिसने की जो करार किया है स्टारलिंक के साथ, वो स्टारलिंक के उपकरण को अपने रिटेल आउटलेट्स में बेचेगा और ग्राहक सेवा स्थापना और कनेक्टिविटी, जैसे जो सक्रियण बोलते हैं जिससे कनेक्टिविटी, उसका भी समर्थन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो दोनों ने अपने अपने एग्रीमेंट्स स्टारलिंक के साथ वो तय कर लिए हैं। अब इसके तहत क्या होगा, एयरटेल और जियो के रिटेल आउटलेट्स में स्टारलिंक के उपकरण बेचे जाएंगे। तो स्टारलिंक दोनों के माध्यम से, क्योंकि बड़ा बाजार है एयरटेल और जियो का, तो बाजार में उतरेगा। हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इससे दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी। भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जो है छोटे से बड़े, उन सबको फायदा मिलेगा इस कनेक्टिविटी से, जो कि देश के कोने कोने में फैलेगी। इस करार से भारत में मोबाइल कम्युनिकेशन में क्रांति का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऐसे कम्युनिकेशन के लिए अमेरिकी कंपनी पर निर्भरता के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता से जुड़ी चिंताएं भी सामने आई हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या हमें स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट कंपनी को वो करना चाहिए हायर। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा और चीन से लगी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सैटेलाइट का अनियंत्रित एक्सेस मिला तो दुश्मन या विद्रोही तत्वों द्वारा उसका बेजा फायदा उठाने की आशंका होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम किए जाने जरूरी है। यह आशंका है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो जल्दी से जल्दी इसके इंतजाम किए जाए। लेकिन इस पूरे सौदे के साथ कई सुरक्षा चिंताएं अभी भी जुड़ी हुई हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या सुरक्षा चिंताएं, हम इस पे आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक पर सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो पहला सवाल यह है कि राष्ट्र को सुरक्षा का खतरा है। स्टारलिंक का अमेरिकी सेना से गहरा संबंध है और अगर इसके सैटेलाइट अनधिकृत रूप से उपयोग किए जाते हैं तो इससे भारत की रक्षा संचार प्रणाली पर खतरा बढ़ सकता है। तो अमेरिका और एलन मस्क का पूरा नेटवर्क है वहां पर। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को महत्वपूर्ण डेटा हासिल करने का यह मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी इसमें सेल लगा सकते हैं। आतंकवादी और विद्रोही गुटों को अनियंत्रित सैटेलाइट एक्सेस मिलने का खतरा बना रहेगा, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे देखा गया है। विदेशी गुप्तचर संस्थाएं संवेदनशील सरकारी या सैन्य कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत देखा जाए तो भारत क्रिप्टोग्राफी के यूएसओ मानकों का पालन करता है, उनके जितने भी लॉज हैं। यानी हम अपने डेटा को अमेरिका से बचाने के लिए अमेरिकी क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर रहते हैं, वहां के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब इस पर कैसे लगाम लगेगी ये सोचना बहुत जरूरी है। विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता से जियोपॉलिटिकल तनाव की स्थिति में हमले या शटडाउन का खतरा रहता है, जिससे कि इंटरनेट बंद होता है। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने हमें GPS नहीं दिया था और यही स्थिति है, यही बात है जो बार बार कचोट रही है कि ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए नियम बनाने बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टारलिंक के सैटेलाइट हैक किए जाने की भी खतरा है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी एजेंसियां इसमें लगी हैं। इससे ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि ग्राहक के डेटा चोरी हो सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उत्तर पूर्व में किए गए
में मारे गए छापों में स्टारलिंक के उपकरण बरामद हुए थे और इस पर बड़ा बवाल मचा था। यह घटना एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। यह सवाल उठता है कि क्या स्टारलिंक के उपकरण भारत में अनधिकृत रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के पास एक पूरा सेटअप मिला था और उसको लेकर बहुत बवाल मचा था, बहुत बातें उठी थी। इसके अलावा डेटा की सुरक्षा भी एक सवाल है। अब स्टारलिंक के साथ जुड़ने पर क्या क्या चीजें आ रही, देखिए। स्टारलिंक ग्लोबल नेटवर्क के साथ यह चिंता भी है कि भारतीय डेटा कहां स्टोर होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी और उसे कौन एक्सेस कर सकेगा। जी हां, अगर भारतीय डेटा है तो वो उसकी चोरी रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। इन सभी सवालों से भारत की डेटा संप्रभुता जुड़ी हुई है। भारत में डेटा सेंटर खोलने से भी यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि भारत में डेटा सेंटर इतना उन्नत नहीं है। अब इस मुद्दे पर हमने कई अखबार खंगाले हैं, कई अखबारों की रिपोर्ट्स देखी हैं, हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में, अमर उजाला में, यहां तक कि दैनिक भास्कर में। भास्कर के मुताबिक विदेशी कंपनी के साथ उपग्रह टेक्नोलॉजी पर निर्भरता होने से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास बाधित होगा। अगर हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी का क्या होगा। और इंफ्रा के मामले में किसी भी जरूरत के लिए विदेशी मदद पर आश्रित रहना यह ठीक नहीं है, इसको सही नहीं माना जाता है। अब विदेशी उपग्रह का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण तो होगा ही, यह देखना होगा कि स्थानीय कानून कैसे नियंत्रण करेंगे, डेटा लोकलाइजेशन कैसे होगा और नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे प्रोटोकॉल से समन्वय कैसे स्थापित होगा। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्षा कनेक्टिविटी के मामले में स्टारलिंक पर निर्भर होने से सेवाओं के बाधित होने या किए जाने का खतरा बना रहता है और ये बन सकता है। एक ओर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और दूसरी ओर ये इसे कहा जाए कि ये दूसरे देश पर निर्भरता का कदम है, तो ये ठीक नहीं कहा जा रहा। ऐसा कुछ अखबारों ने लिखा है, उन्होंने इसकी व्याख्या भी की है। सैटेलाइट इंटरनेट भारतीय टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी फिल्टर्स को चकमा दे सकता है और इस तरह अहम डेटा फ्लो, जो हमारा पूरा डेटा है जिसमें हमारे भारतीय लोगों का डेटा है, तो ये अहम डेटा फ्लो हमारा नियंत्रण कमजोर कर देगा। देश में डिजिटाइजेशन बढ़ने के साथ ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। जितना हम डिजिटाइजेशन करते जाएंगे ये खतरा बढ़ते जाएगा और विदेशियों को हमारे संचार को मॉनिटर करने का मौका मिल जाएगा कि हमारा जो जितना कम्युनिकेशन है उसको कैसे वो इंटरसेप्ट कर ले। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अभी हमने देखा कि इटली और कुछ देशों ने अपने दूतावास के लिए स्टारलिंक की सेवाएं ली थी, लेकिन उसने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना नहीं करना। इसी तरह कंपनी कई अफ्रीकी देशों में सेवाएं दे रही है स्टारलिंक, लेकिन नामीबिया ने हाल ही में बिना लाइसेंस इंटरनेट सुविधा देने पर स्टारलिंक को अपना ऑपरेशन समेटने को कहा था। तो एक वहां पे ये पेच अफ्रीका में स्टारलिंक के साथ फंसा है, जिस पर कि कुछ एक्शन हुआ है। सैटेलाइट के जरिए बातचीत का पूरा डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी अमेरिकी कंपनी के सर्वरों में स्टोर होता है और अगर ऐसे में ये स्टोर हुआ तो ऐसे में संवेदनशीलता की जानकारी, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो विदेशी हाथों में होने का खतरा बढ़ जाएगा और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर चली जाएगी। विदेशी कंपनियां भारतीय नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के डेटा तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि आजकल डेटा थेफ्ट होते हैं, डेटा परचेज होते हैं। भारतीय टेलीकॉम सुरक्षा प्रोटोकॉल को यह बाईपास कर सकता है और साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भारतीय नेटवर्क पर निगरानी रखने का मौका मिल जाएगा। तो अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी है, पेंटागन है और दूसरी है, वो इस पर सीधा सीधा नजर रख सकती है भारतीय डेटा पर। साइबर सुरक्षा सलाहकार जिनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता से शटडाउन का खतरा रहेगा। हमारा डेटा अमेरिका में सेव होगा और वहीं से हमें ये डेटा लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा स्टारलिंक को भारत के लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अनुकूल बनना होगा, जो कि एक चुनौती है, क्योंकि एलन मस्क किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। स्टारलिंक की सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम कीमतों पर उपलब्ध हैं, जो भारतीय ग्राहकों के लिए महंगी हो सकती हैं। जो रेट्स वहां पे स्टारलिंक के हैं वो यहाँ के लिए महंगे हो सकते हैं और अगर स्टारलिंक एयरटेल या जियो को महंगा बेचेगा तो हमें भी महंगा मिलेगा। हालांकि एयरटेल, जियो और स्पेसएक्स के बीच को करार को अभी केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है और अभी मंजूरी मिलना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मस्क की कंपनी ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम अधिकार 20 साल के लिए मांगे हैं, लेकिन सरकार इन्हें 5 साल के लिए देने की योजना बना रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार टुकड़े टुकड़े में शायद ये योजना दे, पहले 5 साल फिर आगे इसके काम के बाद तय करेगी कितना बढ़ाना है। केंद्रीय सूचना और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों सोशल मीडिया में लिखा था कि स्टारलिंक का भारत में स्वागत है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार ने उसको तुरंत मंजूरी दे दी है और उन्होंने ये भी कहा था कि दूर दराज के इलाकों में रेलवे परियोजनाओं के लिए यह बेहद उपयोगी है इंटरनेट,
जो कि वहां पहुंचेगा, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने पोस्ट हटा ली, तो इस पर थोड़ी सी संदेह नजर आता है। स्टारलिंक की कीमत भी करीब 3,000 रुपए प्रति माह से लेकर 21,000 रुपए प्रति माह तक है। वो डेटा के ऊपर है, कितना डेटा लेते हैं। अभी तक एशियाई देशों में अगर हम देखा जाए तो सिर्फ भूटान जो है स्टारलिंक की सेवाएं ले रहा है, उसके अलावा भी किसी एशियाई देश ने नहीं ली है। चीन अपना खुद का सैटेलाइट बना रहा है, तो इसलिए वो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा तैयार कर रहा है और उसी का इस्तेमाल करेगा। अब हम जानते हैं कि क्या स्टारलिंक पर मस्क और ट्रंप का नियंत्रण है, तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और ये जाहिर की बात है कि ये समझौता सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दांवपेच भी है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, वो गहरे दोस्त माने जाते हैं और दोनों ने अभी कई नीतियों पर एक साथ बोल्ड फैसले लिए हैं। ट्रंप के अमेरिकी नीतियों में दोबारा लौटने की संभावना से भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। यूएसए की जो नई पॉलिसीज हैं उस पर, वो सब पर लागू की जा रही हैं। स्टारलिंक के अनुबंधों की शर्तों की जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से मस्क और ट्रंप के पक्ष में होंगी, ऐसा वो लोग हमेशा डिसाइड करते हैं। ये भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा, क्योंकि ये सीधे एयरटेल और जियो के अंतर्गत काम करेगा, तो भारत सरकार की दखल स्टारलिंक पे सीधे नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या स्टारलिंक के मुकाबले कोई और विकल्प भी है भारत के पास। तो अब हम देखते हैं कि विश्व में मौजूद अन्य सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां जो है वो कौन कौन सी हैं। अगर भारत को विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करनी है, अगर उनको निर्भरता अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर करनी है, तो उसे अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा। स्टारलिंक के अलावा दुनिया में कई और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां हैं, बहुत सारी तो नहीं है लेकिन कुछ हैं, जैसे कि वनवेब है जो भारतीय एयरटेल द्वारा समर्थित है। वनवेब कंपनी जो है बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस है भारतीय एयरटेल का। उसके अलावा अमेजन की कुइपर प्रोजेक्ट है और टेलीसेट जो है कनाडा की कंपनी है। चाइना की होंगयान और होंगयून सैटेलाइट सिस्टम्स है। तो जाहिर है भारत चाइना के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन इनमें से वनवेब भारतीय टेलीकॉम के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी जो है वो एयरटेल द्वारा समर्थित है। तो क्या भारत सरकार स्टारलिंक की एयरटेल और जियो के साथ डील को रोक सकती है? क्योंकि अभी तक जो डील की बात हुई है उसमें एयरटेल और जियो की अभी बात चल रही है, उन्होंने एग्रीमेंट की बात कही है, तो क्या सरकार इसको रोकेगी? ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस डील को मंजूरी देने के पहले कुछ सख्त कदम उठा सकती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा, डाटा दोनों के हित में है। सरकार स्टारलिंक की सेवा पर 5 साल की सीमा लगाने की जो योजना बना रही है, जो उसको अमली जामा पहना सकती है। सरकार भारतीय डेटा लोकलाइजेशन कानून को भी लागू कर सकती है कि डेटा के इस्तेमाल को किस तरह से, और लोकल डेटा हो, लोकल जगह पे उसको डंप किया जाए। इसके अलावा इस डील की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा भी की जा सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह का खतरा हो सकता है, तो वो इस डील के पहले ये सरकार तय करे। तो कुल मिलाकर बात करते हैं कि भारत के लिए सौदा कितना फायदेमंद है। दरअसल इस डील के फायदे और नुकसान दोनों हैं। देखिए, इंटरनेट आएगा तो उसके फायदे भी है, लेकिन नुकसान भी है। फायदे यह है कि दूर दराज के इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। जैसा कि कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी उपयोगी होगा, तो ये भारत के लिए एक तरह से फायदे का सौदा है। लेकिन स्टारलिंक जो है 125 मार्केट्स में उपलब्ध है। इसके पास 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से कि 90-95% सक्रिय हैं। तो इतने सैटेलाइट्स हैं तो जाहिर है इसकी रीच ज्यादा होगी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं और डेटा से जुड़ी चिंताएं हैं। अब भारत सरकार इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा, तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है उनका प्रभाव पड़ेगा। दोनों की जो पॉलिसी है उसका प्रभाव इस पे डील पर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को स्टारलिंक के साथ ये समझौता करना चाहिए या हमें अपने स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहिए? ये मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी कमेंट, अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि ये सौदे पर आपका क्या विचार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द रियल स्टोरी के साथ। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।